हेलो दोस्तों, आरके लर्न्स पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए बिजनेस स्टडी की सीरीज लाया हूँ जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आरके सिंगला हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके चैप्टर 10 वित्तीय बाजार के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो 10.1 एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं 9 तक चैप्टर की, अगर उनको नहीं देखा या नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उनको पढ़ सकते हैं। और जिस भी चैप्टर का नोट्स चाहिए होता है आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलता है, तो वहाँ से आप जाकर नोट्स के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम 10.1 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इसमें क्या है, वित्तीय बाजार की अवधारणा और इसके प्रकार को जानेंगे। ठीक है, कि वित्तीय बाजार कितने प्रकार का होता है और क्या इसकी अवधारणा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं वित्तीय बाजार की क्या परिभाषा होती है। तो इसका अभिप्राय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं विनिमय करता है। ठीक है, वित्तीय बाजार वह बाजार है जो कि वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न करता है और इनका विनिमय करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना विनिमय करता है। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि वित्तीय संपत्तियां कौन सी होती हैं। तो इसका अभिप्राय वित्तीय प्रपत्रों तथा प्रतिभूतियों से है, जैसे अंश यानी शेयर, खजाना बिल यानी ट्रेजरी बिल, ऋण पत्र यानी डिवेंचर। ठीक है, तो ये जितनी भी ऐसी चीजें होती है, शेयर, डिवेंचर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर, तो ये सारी वित्तीय संपत्तियां होती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि वित्तीय बाजार के कार्य क्या क्या हैं या कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है बचतों को गति प्रदान करना व अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाना। तो वित्तीय बाजार लोगों की बचतों को गति प्रदान करता है। यह बाजार रोकड़ के रूप में बेकार पड़े वित्त को ऐसी जगह ले जाता है जहां वास्तव में इसकी जरूरत है। तो ठीक है, वित्तीय बाजार क्या करता है कि जो भी बचत यानी सेविंग्स होती है उसको गति प्रदान करता है और अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाता है। मतलब कि जो फालतू का रोकड़ पैसा पड़ा होता है उसको वहां लेके जाता है जहां पे उसकी वास्तव में उसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला है आपका मूल्य खोज में सहायक। किसी भी वस्तु व सेवा का मूल्य मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो, कि कोई भी वस्तु हो या सेवा हो उसका मूल्य किससे निर्धारित होता है, उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा उसकी मूल्य को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, वस्तु व सेवाओं की भांति ही निवेशक भी अपनी प्रतिभूतियों के लिए मूल्य की खोज करते हैं। वित्तीय बाजार निवेशकों को उचित मूल्य प्रदान करने में सहायक है। तो जो निवेशक होते हैं वो वस्तु और सेवाओं की तरह ही अपने प्रतिभूति के लिए मूल्य की खोज करते हैं। ठीक है, मतलब उनका मूल्य निर्धारित करते हैं, उनके लिए खोज करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है इसमें, जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार निवेशकों की मदद करता है, इनकी सहायता करता है, इनको एक उचित मूल्य प्रदान करता है इनके प्रतिभूतियों के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा था मूल्य खोज में सहायक। अब देख लेते हैं तीसरा, वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करना। यह एक ऐसा बाजार है जहां सभी प्रतिभूतियों के क्रेता व विक्रेता हर समय उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्रतिभूतियों में तरलता रहती है। अब जो वित्तीय बाजार है एक ऐसा बाजार है जहाँ पे हमेशा तरलता बनी रहती है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कि प्रतिभूतियों के क्रेता और विक्रेता हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पे प्रतिभूतियां हमेशा तरलता रहती हैं, तरलता बनी रहती है इनमें। ठीक है, क्योंकि अगर आप जब भी चाहते हैं तो अपने प्रतिभूतियों को इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने प्रतिभूतियों को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वो नहीं होता कि आप इतने दिन बाद कर सकते हैं या बाद में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा क्रेता और विक्रेता दोनों उपलब्ध रहते हैं, तो आप जब भी चाहें अपनी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि तरलता बनी रहती है। ठीक है, अगला है व्यवहारों की लागत कम करना। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते समय अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है, अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें प्राप्त करने में बहुत समय व धन खर्च होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हमने करना होता है उस समय अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है कि प्रतिभूति कैसा है, ठीक है, क्रय करने लायक है नहीं है, भविष्य में इसके क्या रेट है, बढ़ने हैं या घटने हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सूचनाएं होती है जिनको ध्यान में रखते हुए हमें प्रतिभूतियों को क्रय या विक्रय करना होता है। तो क्या होता है कि इन सूचनाओं को प्राप्त करने में बहुत ही समय और धन दोनों ही खर्च होता है। लेकिन जो वित्तीय बाजार है
वित्तीय बाजार द्वारा ये सूचनाएं बिना किसी लागत के उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे कि व्यवहारों की लागत कम हो जाती है। तो लेकिन जो वित्तीय बाजार है वो क्या करता है, इन सूचनाओं को बिना किसी लागत के उपलब्ध करवाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि समय भी बचता है और अपना धन भी बच जाता है, बेकार के खर्चे नहीं होते। तो इससे क्या हुआ, इससे व्यवहारों की लागत कम हो जाती है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो आगे चलते हैं। तो अब देख लेते हैं वित्तीय बाजार के प्रकार। तो मैं बता दूं आपको, वित्तीय बाजार यहाँ पर दो प्रकार के हैं, पहला मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। तो इन्हीं को एक एक करके आगे विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मुद्रा बाजार। तो इसका अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है, ठीक है। जो मुद्रा बाजार है एक ऐसा बाजार है जिसमें कि अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है, मतलब कि अल्पकालीन के लिए प्रतिभूतियों का खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। अल्पकालीन का मतलब आपको यहाँ पर पता होगा, अल्पकालीन का मतलब 1 महीने से लेकर 12 महीने यानी 1 साल तक की अवधि के अंदर अंदर जो भी होता है वो अल्पकालीन में आता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं मुद्रा बाजार के प्रपत्र। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। खजाना बिल। हाँ, एक बात और बता दूं, मैंने आपको यहाँ पर वित्तीय बाजार और पूंजी बाजार के जो भी विशेषताएं हैं इनकी, उन विशेषताओं को मैंने यहाँ पर चर्चा नहीं की है, नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि जब भी पेपर में इन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं तो वो इनके विशेषताओं को कम ही पूछा जाता है, जहाँ तक ना के बराबर पूछा जाता है। जो सबसे मेन बात होती है वो मुद्रा बाजार की डिफरेंस, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में डिफरेंस, और इनके मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के प्रपत्र यानी कि इक्विपमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी क्वेश्चन बनता है पेपर में तो इन्हीं में से बनता है। इनकी विशेषताओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिया है, नहीं बताया है, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। वो जो भी विशेषताएं इनकी वो सरल भाषा में है और आसान है, वो आप उसे खुद भी देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने विशेषताएं क्यों नहीं बताई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और मुद्रा बाजार के प्रपत्र यानी कि इक्विपमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है खजाना बिल। इसका अभिप्राय ऐसे अल्पकालीन प्रपत्र से है जो केंद्रीय सरकार अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं अथवा जनता को जारी करती है, ठीक है। जो खजाना बिल है क्या है, वो एक अल्पकालीन प्रपत्र है, ठीक है। जो क्या होता है, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है? उसको अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो केंद्रीय सरकार होती है वो अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं को और जनता को जारी करती है। सामान्य जनता को जारी करती है और वित्तीय संस्थाओं को जारी करती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खजाना बिल, ठीक है। याद रखने वाली बात इसमें यह है कि इसकी अवधि क्या होती है? अल्पकालीन होती है, ठीक है, क्योंकि ये अल्पकालीन प्रपत्र है, यानी कि 1 साल तक की इसकी समय अवधि होती है। अगला है कमर्शियल पेपर। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रपत्र, इक्विपमेंट्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो अगला है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ऐसे अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जो बहुत अच्छी साख वाली कंपनियों द्वारा अपनी अल्पकालीन मौसमी तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं, ठीक है। कमर्शियल पेपर क्या होता है? तो कमर्शियल पेपर अल्पकालीन और असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होता है, ठीक है। मतलब कि आपने अगर कमर्शियल पेपर इश्यू कर रखा है तो वो अल्पकालीन होगा, ये तो है ही, लेकिन वो असुरक्षित होगा, मतलब उसका भुगतान आपको कभी भी करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत अच्छी साख वाली कंपनियां ही अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं को और मौसमी आवश्यकताओं या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हो, इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसको जारी करते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है आपका मांग मुद्रा। मांग मुद्रा नाम से ही पता चल रहा है, मांग मुद्रा मतलब जब भी मांगो आपको मिल जाए, वो मांग मुद्रा कहलाती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका अभिप्राय ऐसे ऋण पत्र से है जिसका भुगतान ऋणी व ऋणदाता की इच्छा पर अल्प सूचना देकर किया जा सकता है। इसमें ऋण की अवधि 1 से 15 दिन तक होती है, ठीक है। मांग मुद्रा
ये क्या है, ये एक ऋण प्रपत्र है, ठीक है, जिसका भुगतान ऋणी और ऋणदाता, ठीक है, मतलब जिसको ऋण दिया है और जिसने ऋण दिया है, इन दोनों की इच्छाओं पर डिपेंड करता है कि ये कब उस ऋण को वापस ले, और ऋणदाता ये देखेगा कि मैं कब उससे ऋणी से ऋण वापस ले लूँ, या फिर जिसने ऋण लिया वो ये सोचेगा कि मैं जल्दी से जल्दी या कब मैं अपने ऋण को चुका दूँ, ठीक है। तो इसका कैसे होगा भुगतान, ये दोनों आपस में अल्प सूचना देकर, जैसे ऋणी है वो बता दे कि हाँ भाई मैं तेरा ऋण वापस देना चाहता हूँ, तो मतलब छोटी सी सूचना देकर इसका भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। और इस ऋण की अवधि कितने दिन की होती है, 1 से 15 दिन तक होती है, अल्पकालीन, ठीक है। तो अगला है आपका जमा प्रमाण पत्र। यह एक विनिमय साध्य प्रपत्र है जिसका एक निश्चित अवधि के बाद बेचान द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। इसका अंकित मूल्य कम से कम 5 लाख होता है, ठीक है। जमा प्रमाण पत्र, ठीक है, यह एक क्या होता है, यह एक विनिमय साध्य प्रपत्र होता है, ठीक है। विनिमय साध्य प्रपत्र यानी कि विनिमय सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं इसको, जिसका एक निश्चित अवधि के बाद ही हस्तांतरण किया जा सकता है, वो भी बेचान द्वारा, ठीक है, बेचान द्वारा किया जा सकता है। बेचान कोई जैसे बैंक होता है ना, अगर आपको चेक का वो कैश में कन्वर्ट करवाना है तो आपको बैंक में लेके जाना पड़ता है उसको कन्वर्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही ये जो जमा प्रमाण पत्र होते हैं इसके लिए भी एक बेचान होता है, ठीक है, तो इसके पास लेके जाना पड़ता है इसका हस्तांतरण करने के लिए, ठीक है, जिसकी कि कम से कम फेस वैल्यू कितनी होती है, 5 लाख, मिनिमम 5 लाख की ये प्रमाण पत्र होते हैं, ठीक है। तो अगला है वाणिज्यिक बिल। यह एक विनिमय साध्य प्रपत्र है जिसे आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। इसका प्रयोग उधार बिक्री के लिए वित्त व्यवस्था हेतु किया जाता है। विक्रेता बिल लिखता है और क्रेता स्वीकार करता है। क्रेता देय तिथि पर बिल का भुगतान कर देता है। इसकी समय अवधि 90 दिन होती है। अब जो वाणिज्यिक बिल है ये भी एक साध्य प्रपत्र है, ठीक है, मतलब कि विनिमय सर्टिफिकेट है, बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसको आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है, इसका भुगतान आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका प्रयोग उधार बिक्री के लिए, ठीक है, और वित्त व्यवस्था के लिए किया जाता है, ठीक है। जब भी मान लीजिए आप उधार बेचते हैं किसी को, तो आप विक्रेता हैं तो आप क्या करेंगे कि बिल लिखेंगे, एक बिल लिख देंगे, जैसे आपने जितने का भी प्रोडक्ट बेचा तो जो खरीदने वाला होगा अगर वो उधार खरीदता है तो आप एक बिल लिख देंगे उसके नाम पे, और जो फिर खरीदार होगा, जो जिसने क्रेता यानी जिसने खरीदा होगा, वो उस बिल को स्वीकार कर लेगा। और उस बिल में ये लिखा होता है, आप समय लिखी होती है कि इतने समय बाद मैं आपका पैसा दे दूंगा, ठीक है। उस बिल पर क्रेता स्वीकार कर लेता है उसको, तो उसके बाद फिर जब विक्रेता होता है वो बिल अपने पास रख लेगा, या चाहे तो वो बैंक से इस बिल को अपना भुगतान कर सकता है बैंक द्वारा। और फिर जब इसकी तिथि आएगी पे करने की, तो क्रेता है जो इसका भुगतान कर देगा, तो वो सीधा बैंक के पास जाता है। ड्राफ्ट आपने देखा होगा, ठीक है, अगर आप किसी को देना चाहते हैं पैसे, जिसको भुगतान करना चाहते हैं, तो उसके नाम पे ड्राफ्ट बना के आप सेंड कर देते हैं, उसको भेज देते हैं, और वो क्या करता है, वो उस ड्राफ्ट को लेके बैंक में जाता है, देता है, और वो पैसे वहां से ले लेता है। तो सेम बस वही है ये, कि जैसे ही विक्रेता होता है वो क्रेता के नाम का एक बिल लिखता है, उसमें डेट लिख देता है किस डेट तक क्रेता उसको पैसे दे देगा, ठीक है, और वो बिल क्रेता स्वीकार कर लेता है कि ठीक है मैं इतने दिन बाद पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो विक्रेता चाहे तो उस बिल का भुगतान करवा सकता है, किससे, बैंक से जाके वो इसका भुगतान करवा सकता है, मतलब पैसे बैंक से जाकर ले सकता है, वरना फिर उस डेट पे क्रेता उसको पैसे तो दे ही देगा, ठीक है। अगर ज्यादा जरूरत है तो बैंक से जाकर उसका वो कैश करवा सकता है, कैश ले सकता है उसके उस मतलब बिल के बदले। तो और इसका क्या है, इसकी समय अवधि कितनी होती है, इसकी ज्यादा से ज्यादा समय अवधि 90 दिन होती है, यानी 3 महीने तक की इसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। ये हमने पूंजी बाजार के इक्विपमेंट्स पढ़ लिए हैं, ओ सॉरी मुद्रा बाजार के इक्विपमेंट्स पढ़ लिए। पूंजी बाजार अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पूंजी बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है, ठीक है। वो मुद्रा बाजार क्या था, अल्पकालीन में किया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दीर्घकालीन में प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। दीर्घकालीन का मतलब आपको पता है 1 साल से ज्यादा समय होता है, जो उसे दीर्घकालीन कहते हैं, ठीक है। पूंजी बाजार प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार, ठीक है। जो पूंजी बाजार है इसके 2 प्रकार हैं, पहला है प्राथमिक बाजार और दूसरा है गौण बाजार, ठीक है। तो इनको भी जान लेते हैं कि प्राथमिक बाजार कौन से होते हैं। तो प्राथमिक बाजार यह वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी
एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। ठीक है, प्राथमिक बाजार वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए, ठीक है, यानी दीर्घकालीन पूंजी को एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिभूतियों को यहाँ पर पहली बार बेचा जाता है। ठीक है, और जो गौण बाजार है इसका दूसरी मतलब अपोजिट है। यह वह बाजार है जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए, ठीक है, पहले से जो बेची हुई प्रतिभूतियां होती हैं उनका ही क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक बाजार में जो प्रतिभूति पहली बार बेच दी गई थी, अब उसका इसमें कुछ लेना देना नहीं है, जब भी होगा फिर नई प्रतिभूति बेची जाएगी। ठीक है, लेकिन जो गौण बाजार होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहली बार वस्तु को बेच दिया गया है उसी प्रतिभूति को दोबारा से क्रय और विक्रय किया जाता है, जिसे गौण बाजार कहते हैं। ठीक है ना, मतलब बेची हुई प्रतिभूति को दोबारा से खरीदना और बेचना गौण बाजार कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार में अंतर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स ऑफ पेपर के एग्जाम से। तो अब देखेंगे हम पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार और ये इनके अंतर का आधार। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनमें भागीदार कौन कौन होता है। तो पूंजी बाजार में वित्तीय संस्थाएं, बैंक, कंपनियां और साधारण जनता। ठीक है, जो पूंजी बाजार है इसमें साधारण जनता भी भागीदार होती है। लेकिन मुद्रा बाजार में आरबीआई होती है, वित्तीय संस्थाएं होती हैं और वित्तीय कंपनियां होती हैं। इसमें साधारण जनता भागीदार नहीं होती। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनमें प्रपत्र कौन कौन से होते हैं, यानी इनके इक्विपमेंट्स कौन है, जो हमने पीछे पढ़े अभी 5-5। तो पूंजी बाजार का है समता अंश पूंजी, ठीक है, इक्विटी शेयर, पूर्व अधिकार अंश पूंजी मतलब कि प्रेफरेंस शेयर, ऋण पत्र यानी डिवेंचर। आपने अगर अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये जितने भी अभी मैंने इनके नाम लिए प्रपत्रों के, ये सारे दीर्घकालीन प्रपत्र है। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मुद्रा बाजार में खजाना बिल यानी ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक बिल यानी, ठीक है, कमर्शियल पेपर। तो ये जितने भी हैं ये अल्पकालीन प्रपत्र होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी राशि कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो पूंजी बाजार में प्रायः इनका अंकित मूल्य कम होता है। जो पूंजी बाजार है इनका जो फेस वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक है, और जो मुद्रा बाजार है इनका मूल्य अधिक होता है। अब जो मुद्रा बाजार है इनका मूल्य अधिक होता है, लेकिन जो पूंजी बाजार होती है इनका मूल्य कम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनकी अवधि कितनी होती है। तो पूंजी बाजार की अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, क्योंकि पता है आपको लॉन्ग टर्म होती हैं, ये दीर्घकालीन होती हैं, तो दीर्घकालीन 1 साल से अधिक के लिए होती हैं। ठीक है, और जो मुद्रा बाजार है इसकी अवधि 1 वर्ष से कम होती है। ठीक है, क्योंकि मुद्रा बाजार है जो कि अल्पकालीन है और अल्पकालीन 1 वर्ष से कम का होता है। अब देख लेते हैं इनमें तरलता। तो पूंजी बाजार में तरलता की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, जो पूंजी बाजार है इसमें कोई तरलता की गारंटी नहीं है, लेकिन जो मुद्रा बाजार है इसमें अधिकतम तरलता बनी रहती है। ठीक है, जो मुद्रा बाजार है इसमें तरलता बनी रहती है, लेकिन पूंजी बाजार में तरलता की कोई गारंटी नहीं है। तरलता बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। ठीक है, इसलिए इसमें कोई गारंटी इसकी नहीं है। तो अब देख लेते हैं आपका प्राथमिक और गौण बाजार में अंतर क्या है। ठीक है, प्राथमिक बाजार और ये गौण बाजार। निर्गमन देख लेते हैं इसका। तो प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। जो प्राथमिक बाजार है इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। ठीक है, गौण बाजार में पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गौण बाजार में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेचे हुए प्रतिभूतियों को ही दोबारा से क्रय विक्रय किया जाता है। लेकिन प्राथमिक बाजार में क्या होता है, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूति को पहली बार बेचा जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद उसका फिर प्राथमिक बाजार में खरीदा बेचा नहीं जाता। जो प्राथमिक बाजार में प्रतिभूति को एक बार बेच दिया गया उसका दोबारा से प्राथमिक बाजार में खरीदा या बेचा नहीं जाता। दोबारा से उसका खरीदना और बेचना गौण बाजार में होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्रय विक्रय। तो प्राथमिक बाजार में निवेशक केवल प्रतिभूतियों का क्रय कर सकते हैं। प्राथमिक बाजार में क्या होता है, जो निवेशक होता है, जो निवेश करने वाले होते हैं
वो केवल प्रतिभूतियों का क्रय कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक बाजार में केवल क्रय, विक्रय नहीं कर सकते, क्योंकि विक्रय करने के लिए गौण बाजार है। ठीक है, प्राथमिक बाजार की डेफिनेशन यही है कि प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। ठीक है, एक बार बेच दिया तो बेच दिया, वो प्रतिभूति दोबारा ना प्राथमिक बाजार में आएगी ना जाएगी। ठीक है, लेकिन गौण बाजार क्या होता है, इसमें क्रय तथा विक्रय दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, क्रय विक्रय तो इसका काम ही है, पहले से विक्रय की गई प्रतिभूति को क्रय विक्रय किया जाता है, मतलब पहले से बेची गई प्रतिभूति को ही खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, चूंकि गौण बाजार में होता है। अब इनका स्थान देख लेते हैं। तो प्राथमिक बाजार, इसका कोई विशेष स्थान नहीं है। जो प्राथमिक बाजार है इसका कोई विशेष स्थान नहीं है। ठीक है, लेकिन जो गौण बाजार है इसका विशेष स्थान होता है, जिसे कि स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष स्थान होता है। ठीक है, जो कि गौण बाजार में होता है। अब देख लेते हैं इनका कि मूल्य निर्धारण कैसा होता है। तो प्राथमिक बाजार का प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो प्राथमिक बाजार होते हैं इसमें प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो कंपनी द्वारा किया जाता है। ठीक है, जितनी भी कंपनियां होती हैं वो प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारित करती हैं। गौण बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, गौण बाजार में क्या होता है, तो प्रतिभूतियों का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, और प्राथमिक बाजार में कंपनियां निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य है डिफरेंसेस इनके प्राथमिक बाजार और गौण बाजार में, जो कि मैंने आपको समझाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि मैंने इस चैप्टर में किसी भी चीज़ की विशेषता नहीं बताई है। ठीक है, और वो इसलिए नहीं बताई है क्योंकि जब भी इस चैप्टर या एक्सरसाइज से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं तो वो ज़्यादातर इनके डिफरेंसेस या इनके इक्विपमेंट प्रपत्र, ठीक है, मुद्रा बाजार के प्रपत्र या पूंजी बाजार के प्रपत्र, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें विशेषताओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर समाप्त हुई। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है नहीं आई, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें अगर कोई आपका दोस्त हिंदी मीडियम में बिजनेस स्टडी पढ़ना चाहता है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं दोबारा से अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।